हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम पल्लवी अग्रवाल है। मैं कुमारी मायावती राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बादलपुर गौतम बुद्ध नगर में जीव विज्ञान विषय की सहायक अध्यापिका पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपको 12th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर जीवों में जनन के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगी। तो आगे बढ़ते हैं हम। जनन, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जनन क्या है? जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें अपने ही जीव अपने ही समान संतान की उत्पन्न करते हैं। फिर वो संतान बढ़ती है, अपनी प्रक्रिया को दोहराने के लिए परिपक्व होती हैं और ये प्रोसेस चलती रहती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीवधारी द्वारा अपनी प्रजाति की संतति उत्पन्न करना ही प्रजनन कहलाता है। तो ये जीवधारियों का एक अभिलाक्षिक एवं महत्वपूर्ण गुण है प्रजनन। प्रजनन के द्वारा ही उनकी नई प्रजातियां आएंगी, फिर वो आगे बढ़ेंगी, फिर उनकी नई प्रजातियां आएंगी। इस तरह ये प्रोसेस चलती रहती है। कोशिकाओं के विभाजन की क्षमता ही जीवों को प्रजनन कराने में सक्षम बनाती है। अब बात आती है कि प्रजनन तो ये होता है, लेकिन प्रजनन आखिर जीव में कौन सी ऐसी सेल्स होती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो उनको प्रजनन कराने में समर्थ बनाती है? तो कोशिकाओं का विभाजन होता है, जिसको हम सेल डिवीजन बोलते हैं, जिसके आधार पर एक जीव से नए दो जीव का निर्माण होता है। और कोशिका विभाजन का आधार क्या है? डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है? ये एक आनुवंशिक पदार्थ है जीव का, उसमें रेप्लिकेशन होता है। तो एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण होता है और उसके आधार पर कोशिका का विभाजन होता है। तो पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, फिर कोशिका का विभाजन होगा। इसी आधार पर जीव जन्म लेते हैं, वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं तथा अपनी मृत्यु जीर्णता को प्राप्त करते हैं। जन्म से लेके किसी जीव की प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि उसके जीवन काल का प्रतिनिधित्व करती है। अब बात आती है जीवन काल क्या होता है। तो जन्म से लेकर किसी भी जीव की जो प्राकृतिक मृत्यु है, उसको उसके बीच की जो अवधि है उसको जीवन काल कहते हैं। इसको हम और जीवन काल को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं आगे। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ स्पैन। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन काल कहलाता है। इट मीन्स द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ। तो जो बर्थ टू नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम जीवन काल बोलते हैं। डेथ कभी सडनली कॉज हो गया, कोई बीमारी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो वो नहीं माना जाएगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्राकृतिक मृत्यु, जिसको हम मान के चलते हैं कि हाँ उसकी इतनी एज होती है एक ऑर्गेनिज्म की। तो प्रत्येक जीव कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है। ऐसा तो है नहीं है कि वो जीवन भर अमर रहेगा या जीवन भर उसकी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु होगी तभी तो उसकी आगे की प्रजातियाँ आएंगी, फिर आगे आएंगी। प्रोसेस चलती रहती है, कंटिन्यूअस बैलेंस बना रहता है, संतुलन एक प्रकृति में। और जीवन काल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीव के आकार से कोई संबंध नहीं होता। जरूरी नहीं है कि किसी अगर ऑर्गेनिज्म का जीव का आकार छोटा है तो उसकी उम्र छोटी होगी, किसी का बड़ा है तो बड़ी होगी। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, कई सारे जंतु और पौधे दिए हुए हैं, उनका नीचे लाइफ स्पैन लिखा हुआ है नेचुरल। जैसे कि गाय है 18 से 22 साल तक हम मान के चलते हैं जीती है। हाथी है, हाथी का साइज बहुत बड़ा होता है लेकिन उसकी एज 60 to 70 ईयर्स होती है। जबकि पैरट का, तोते का साइज बहुत छोटा होता है लेकिन वो 150 साल तक जीवित रहते हैं। कछुए का भी साइज ज़्यादा, कछुए भी 120 साल तक जीवित रहते हैं। बटरफ्लाई है 8 to 12 मंथ है। रोज़ का फ्लावर है, क्रोकोडाइल है, बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं। बरगद का पेड़ है 200 साल तक जीवित रहता है। तो सबके जीवन काल अलग अलग होते हैं। तो जीवित जीवों की कुछ प्रक्रियाएं अवश्य ही ऐसी हैं जिनसे उनकी निरंतरता सुनिश्चित होती है, जिसको हम कहते हैं जनन। तो ये जीवन काल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का टाइम, बीच की अवधि, वो कहलाती है जीवन काल। अब हम आगे। जनन का उद्देश्य क्या है? आखिर क्यों ये ऐसा गुण है जो महत्वपूर्ण माना जाता है, या सभी जितने भी प्रजातियां हैं, जीव हैं, इसको दोहराते हैं, जन्म की प्रक्रिया से गुजरते हैं? तो हम आगे बढ़ते हैं कि करके इसमें पृथ्वी पर प्रजातियों की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ। पृथ्वी पर प्रजातियां आती रहती हैं। अब एक ही प्रजाति है
अगर उसने रिप्रोडक्शन नहीं किया तो उसकी प्रजाति वहीं की वहीं स्थिर रहेंगी और अन्य प्रजातियां नहीं आएंगी। धीरे धीरे वो वृद्धावस्था, जीर्णता को प्राप्त करेंगी, मृत्यु को प्राप्त करेंगी, और फिर जब उनकी नई प्रजातियां नहीं आएंगी, रिप्रोडक्शन उनमें नहीं होगा, तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो उनकी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। जैसा आप सुनते हैं कि प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं, यानी उनकी संख्या कम होती जा रही है। धीरे धीरे बहुत सारी प्रजातियां समाप्त हो गई हैं, अब नहीं मिलती हैं। तो अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर उसकी कंटिन्यूटी को बरकरार रखने के लिए जनन अति आवश्यक है। इसके बाद जनसंख्या संगठन, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। आप देखते हैं कि जनसंख्या जो होती है उसमें विभिन्न वर्ग के, युवा वर्ग भी होता है, वयस्क वर्ग भी होते हैं, वृद्धावस्था भी होती है, वृद्ध वर्ग भी होती है, कई सारे वर्ग होते हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन बना रहता है। ऐसा तो नहीं होता है कि सारे युवा ही हैं, सारे वयस्क हैं। तो ये कब संभव है? जब उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी, फिर वो आगे मैच्योर होंगे, वृद्ध होंगे, फिर जो जिनका अभी बर्थ हुआ है वो डेवलप होंगे, फिर वो युवा होंगे। इस तरह से हर कैटेगरी के, हर पॉपुलेशन में जनन देखने को मिलता है। बदलाव, वेरिएशंस। अगर जनन नहीं होगा तो वेरिएशंस नहीं आएंगे, तो वेरिएशंस के लिए जनन क्या है? रिप्रोडक्शन अति आवश्यक है। विभिन्न विभिन्न प्रजातियां आती हैं, उनमें विभिन्न गुण आते हैं, नए गुण होते हैं कुछ उनमें से, कुछ अपने पेरेंट के समान होती हैं, तो वो सब क्या है? बदलाव। वेरिएशंस बहुत ज़रूरी है, बदलाव नहीं होंगे तो सब ठहर जाएगी, इसीलिए जनन आवश्यक है। इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जीवन का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। अभी मैंने आपको जब बताया था इसमें पृथ्वी पर प्रजातियों की निरंतरता में, तो मैंने बताया था कि हर प्रजाति अपने को बनाए रखने के लिए जनन करती है, ताकि उसकी आगे वाली पीढ़ियाँ भी, आने वाली पीढ़ियों में ये उनकी चलती रहे। ऐसा नहीं हो कि उनकी प्रजाति खत्म हो जाए या विलुप्त हो जाए। तो जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, नहीं तो उनकी प्रजाति रहेगी नहीं, लाइफ ही नहीं बचेगी, वो डेथ हो जाएगी उनकी, और नई प्रजाति अगर नहीं आएंगी तो उनके जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा उस प्रजाति का। तो अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए, अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, उसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन अति आवश्यक है। तो अब आपको अच्छी समझ में आ गया होगा जनन के क्या क्या उद्देश्य हैं। आगे जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि जनन कितने प्रकार के होता है। जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तथा लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं अलैंगिक प्रजनन, उसको पढ़ेंगे। अलैंगिक प्रजनन के भी फर्दर कई सारे टाइप्स हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। नंबर 1 विखंडन, फिजन। नंबर 2 मुकुलन, बडिंग। नंबर 3 बीजाणु का बनना, स्पोर फॉर्मेशन। नंबर 4 पुनर्जनन, रीजनरेशन। नंबर 5 खंडन, फ्रेगमेंटेशन। एंड नंबर 6 कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो जनन के एक एक प्रकार को पढ़ने के लिए, अलैंगिक प्रजनन क्या होता है इसको पढ़ने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अलैंगिक प्रजनन के प्रकार पढ़ने से पहले हम एक बार ये देखते हैं कि अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ अलैंगिक प्रजनन ये होता है और लैंगिक प्रजनन ये होता है। अलैंगिक प्रजनन में सबसे पहले तो सबसे मेन पॉइंट, ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। आप देख रहे हैं जैसे इसमें नर या मादा में जीव विभाजित नहीं होता है, सिंगल पेरेंट होते हैं जिनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होते हैं, मेल एंड एक फीमेल। इसीलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स भी नहीं बनते हैं, और जब गैमीट्स नहीं बनेंगे तो उनका फ्यूजन भी नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का निर्माण होता है। इसीलिए जब गैमीट नहीं बनेंगे कोई फ्यूजन नहीं होगा, इसलिए इनमें जो डिवीजन होता है इनकी कोशिकाओं में वो समसूत्री विभाजन होता है, जिसको हम माइटोटिक डिवीजन कहते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोटिक डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। इसीलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स बनती हैं, नई नई प्रजातियाँ बनती हैं, वो जेनेटिकली अपने पेरेंट के इक्वल होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं, हम उनको क्लोन भी कह देते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशंस दिखाई देते हैं, क्योंकि जब गैमीट्स बनते हैं मेल और फीमेल से अलग अलग फ्यूज़न होता है, तो जो जाइगोट बनता है, जो एक नया जीव बनता है, तो कई सारे उसमें ऑफस्प्रिंग्स में वेरिएशंस होते हैं,
जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं, असेक्शन में जनरली नहीं पाए जाते। मोस्टली जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें पाया जाता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इसीलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो स्पीड है वो बहुत रैपिड होती है, फास्ट होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो स्पीड है वो थोड़ी ग्रेजुअली होती है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेयर में कम होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल मोनेरियन, प्रोटोस्टियन, फंगस, सम लोअर और प्लांट्स होते हैं, जबकि सम प्लांट्स हैं, हायर ऑर्गेनिज्म है, सम एनिमल्स है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब हम इसके बाद जब हमने ये पढ़ लिया कि अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन में क्या अंतर होता है, अब हम अलैंगिक प्रजनन के प्रकारों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक नया जीव कैसे बनता है, सिंगल पेरेंट से। इसमें अलग अलग पेरेंट नहीं होते, मेल या फीमेल, केवल एक सिंगल पेरेंट होता है। इसीलिए इसमें गैमीट्स का निर्माण भी नहीं होता, उनकी कोई भूमिका नहीं होती। ये एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय कई प्रकार के जीव होते हैं, वो भी अलैंगिक प्रजनन करते हैं। जरूरी नहीं है कि एक कोशिकीय जीव भी करें। इस प्रक्रिया में माइटोसिस डिवीजन होता है, यानी कि समसूत्री कोशिकाएं विभाजन से गुजरती हैं और उससे फिर नए से नए जीव बनते हैं। अलैंगिक प्रजनन के मैंने आपको बताए थे प्रकार हैं, जिनका हम एक एक करके विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ये अलैंगिक प्रजनन के 6 प्रकार हैं। नंबर 1 विखंडन, नंबर 2 मुकुलन, नंबर 3 बीजाणु का बनना, नंबर 4 खंडन, नंबर 5 पुनर्जनन और नंबर 6 कायिक प्रवर्धन। तो आइए अब हम इस क्लास में एक एक करके अलैंगिक प्रजनन के प्रकार का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर 1 विखंडन, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फिजन। ये क्या है? विखंडन में एक कोशिकीय जीव नए जीवों को बनाने के लिए विभाजित हो जाती है। ये प्रोटोजोआ और कई प्रकार के जीवाणु, बैक्टीरिया जैसे जीवों में होने वाली प्रजनन की प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, कोई भी जीव विखंडित हो जाता है और वो जो विखंडित होता है पार्ट, वो नए जीव में विकसित हो जाता है। इस विखंडन के भी फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, द्विविखंडन जिसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं और बहुविखंडन जिसको हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाइनरी फिजन, द्विविखंडन। इसमें क्या होता है, द्विविखंडन में एकल जनक कोशिका पूरी तरह से विकसित होने वाले बिंदु पर पहुंचकर 2 भागों में या 2 हिस्सों में बट जाती है और 2 नए जीवों का डॉटर सेल का निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य, एक जनन कोशिका होती है, एक पेरेंट सेल होता है। मैंने आपको बताया था अलैंगिक प्रजनन में एक ही प्रकार के पेरेंट होते हैं, नर और मादा अलग अलग नहीं होते। तो वो जो जनन कोशिका है वो 2 संतति कोशिकाओं में, जिनको हम संतति कोशिकाओं को नए जीव कह सकते हैं, डॉटर सेल्स कहते हैं, उसमें विभाजित हो जाती है। और विभाजित होने से पहले क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन। तो कोशिकाओं में विभाजन कब होता है, जब कोशिकाओं में की जो कोशिका के अंदर जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करेगा, यानी डबल हो जाएगा। उसके बाद वो दोनों डॉटर सेल में रेप्लिकेट होके चला जाएगा। तो सबसे पहले विखंडन से पहले डीएनए रेप्लिकेशन होता है, हम कह सकते हैं, और उसके बाद ही कोशिकीय विभाजन होता है। पहले डीएनए रेप्लिकेशन, देन सेल डिवीजन। तो इसमें इसके कई सारे उदाहरण हैं द्विविखंडन प्रक्रिया के। इसमें जैसे कुछ प्रोटोजोआ हैं, उसमें से अमीबा है, पैरामीशियम है, एक यूग्लिना भी है, इन सब में द्विविखंडन पाया जाता है। हम इनको डायग्राम के रूप में अच्छे से और देखेंगे। ये देखिए, ये है सिंपली एक अमीबा में बाइनरी फिजन किस प्रकार से होता है। अमीबा की शेप कैसी होती है, इरेगुलर होती है, कोई एक नियमित शेप नहीं होती है। इसीलिए इसमें जो डिवीजन है बाइनरी फिजन वो किस टाइप का है, इरेगुलर, अनियमित। इसमें आप देख पा रहे हैं एक पेरेंट अमीबा है जिस पर नंबर 1 लिखा हुआ है। फिर उसमें उसका जो बीच में ब्लू पार्ट है वो क्या, उसका केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वो डिवाइड हो रहा है। डिवाइड होके देखिए हल्का सा स्लैंडली कंस्ट्रिक्शन आ गया बीच में। फिर उसके बाद न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। न्यूक्लियस में जो डीएनए वो रेप्लिकेट कर गया है, 2 भागों में विभाजित हो चुकी है सेल,
और फिर धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं नंबर 4 पे जाके इसमें से 2 सेल बन चुकी हैं जिनको हम 2 न्यू डॉटर सेल्स बोलते हैं। तो एक पेरेंट अमीबा से 2 डॉटर सेल बन गई। तो एक कोशिका से, एक जीव से, एक अमीबा से 2 अमीबा का निर्माण हो चुका। तो ये क्या है? एक बाइनरी फिजन है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं पैरामीशियम में। इसमें क्या होता है, हम बोलते हैं वो तो क्योंकि अमीबा की शेप इरेगुलर थी तो हम उसको कह सकते हैं वो इरेगुलर बाइनरी फिजन है। जबकि पैरामीशियम में ये कैसे होता है बाइनरी फिजन? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसफर यानी हॉरिजॉन्टल, और एक लॉन्गिट्यूडनल होता है यानी कि वर्टिकल। तो इसमें क्या होगा? ट्रांसवर्स कट होगा। आप देख रहे हैं पेरेंट सेल है नंबर 1, उसका न्यूक्लियस आप देख पा रहे हैं नंबर 2 वाले डायग्राम में। इसमें डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होके ट्रांसवर्स यानी बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, स्लैंटिंग कंस्ट्रक्शन आएगा और वो न्यू 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये है पैरामीशियम में। पैरामीशियम में भी बाइनरी फिजन होता है, अमीबा में भी बाइनरी फिजन होता है। एक एग्जांपल देखते हैं यूग्लिना। यूग्लिना में जो बाइनरी फिजन है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। मैंने आपको अभी बताया था हॉरिजॉन्टल यानी कि एक आड़ी लाइन, और लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल में एक लंबी लाइन बीच में से। अब आप देख पा रहे हैं इसमें यूग्लिना है नंबर 1 पे, ये एक पेरेंट सेल दिखाई गई है, बीच में इसका न्यूक्लियस है, केंद्रक जिसको कहते हैं। फिर ये केंद्रक धीरे धीरे इसमें विभाजन होगा, डीएनए का एप्लीकेशन होगा, न्यूक्लियर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। फिर लॉन्गिट्यूडनल एक फरो बन गई है बीच में, जो धीरे धीरे जो फरो है, जो कैविटी है, गर्त है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, लंबाई में बढ़ेगा और लंबाई में 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको 2 डॉटर सेल बोलेंगे। यानी एक यूग्लिना से 2 नई यूग्लिना का निर्माण हो चुका है। तो आपको समझ में आ गया बच्चों, ये बाइनरी फिजन है। तो ये 3 टाइप से है, इरेगुलर अमीबा में है, ट्रांसवर्स पैरामीशियम में है और लॉन्गिट्यूडनल यूग्लिना में। तो ये था बाइनरी फिजन। अभी मैंने आपको बताया था फिजन में दूसरा टाइप होता है मल्टीपल फिजन, जिसको हम कहते हैं बहुविखंडन। ये क्या होता है? यह भी एक अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया है जिसमें जनन कोशिका कई नए जीवों के निर्माण के लिए विभाजित होती रहती है। ऐसा तब होता है जब एक कोशिकीय जीव के आसपास सिस्ट बन जाती है, जिसको हम पुटी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो केंद्रक है बार बार विभाजित होता रहता है, कई बार डिवाइड होगा और कई सारे डॉटर सेल्स का निर्माण करेगा। 1 से 1000 तक डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाता है। और जब अनुकूल परिस्थितियां बन जाती हैं तो ये सिस्ट और विभाजित होती हैं, उनके भीतर बहुत सारी डॉटर सेल्स फ्री होती रहती हैं और जिससे मल्टीपल डिवीजन होता रहता है। ये इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम को हम क्या कह सकते हैं, जो मलेरिया परजीवी में भी वो होता है, मलेरिया जिससे फैलता है। प्लाज्मोडियम में आप देख पा रहे हैं कि पूरा सिस्ट है, साइटोप्लाज्म है उसकी, उसके अंदर एक सेल बनी हुई है, न्यूक्लियस है। वो सिस्ट बहुत सारी डिवाइड कर रही है, फिर उससे बहुत सारी मल्टीपल डिवीजन हो रहा है, जिससे बहुत सारी डॉटर सेल्स बन रही हैं। और फिर लास्ट में वो जब सिस्ट ब्रेक हो रही है तो बहुत सारी डॉटर सेल रिलीज हो रही हैं, बहुत सारी संख्या में, 1 से 1000 तक की इनकी संख्या का निर्माण हो जाता है। तो ये कहलाता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन बाइनरी में तो 1 से 2 ही बन रही थी, बाइनरी से भी नंबर समझ में आ रहा है, बाइनरी मतलब 2 नंबर। मल्टीपल यानी कि 1 से मैनी डॉटर सेल्स का निर्माण, तो ये कहलाता है बहुविखंडन। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, अलैंगिक जनन का ये विखंड जो आपका फिजन था, विखंडन। इसके बाद है मुकुलन। ये भी अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बडिंग। बड का निर्माण क्या होता है? इसमें क्या होता है, मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटे बड से, या हम कह सकते हैं एक छोटी कलिका से या अंकुर से, एक जीव के शरीर पर विकसित होता है और समय आने पर वो नया जीव के निर्माण के लिए खुद को जीव से अलग कर लेता है। इसमें क्या होगा, जो नए जीवधारी का निर्माण होगा, जो एक पेरेंट सेल होगी, जो उसके एक जनक होंगे, उसके ऊपर कोई भी बाह्य वृद्धि हो जाएगी, कुछ भी, कोई कलिका का निर्माण हो जाएगा, टोपी सी ऊपर आकृति बन जाएगी, साइड में बन जाएगी, तो वो जो कलिका बनी, जो बड बनी, जिसको हम बड कहते हैं, वो धीरे धीरे विकसित होकर क्या बना लेगी, बिल्कुल एक पेरेंट के समान बन जाएगी और फिर खुद को वहाँ से सेपरेट कर लेगी, अलग हो जाएगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हाइड्रा। ईस्ट में भी होता है ये, मैनी स्पंजेस में भी होता है बडिंग प्रोसेस। हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे हाइड्रा का। इसमें आप देख पा रहे हैं डायग्राम में,
हाइड्रा है जिसको हमने पेरेंट हाइड्रा बोला है। इसमें साइड में बी पार्ट में आप देख रहे हैं तो एक छोटी सी बड फॉर्म हो गई है, उसमें से एक पार्ट में वृद्धि हो गई है। धीरे धीरे इस पार्ट की ग्रोथ बढ़ती जाएगी। जैसे आप सी में देख पा रहे हैं न्यू हाइड्रा, तो ये मैच्योर हो रहा है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग स्टेज है इसकी अभी। फिर इसके बाद डी में आप देख पा रहे हैं कि जो बड थी वो पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है हाइड्रा फॉर्म में, और फिर वो वहाँ से पेरेंट से पृथक हो गई है और न्यू हाइड्रा में डेवलप हो चुकी है। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग। बड का फॉर्मेशन होता है, वो बड डेवलप होती है और धीरे धीरे पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाती है। ईस्ट का भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एक बार। ईस्ट में भी क्या होता है, बड फॉर्म हो जाती है, उसमें साइड में हो रही थी हाइड्रा में, इसमें इसके ऊपर हो जाएगी। ये न्यूक्लियस है, पेरेंट ईस्ट सेल है, इसका न्यूक्लियस केंद्रक जो है वो डिवाइड हुआ, और ये जो बड है आप देख पा रहे हैं बी पार्ट में बड का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर सी में वो बड में क्या था, जो केंद्रक विभाजित हुआ पहुंच गया धीरे धीरे, तो बड में भी न्यूक्लियस आ गया। अब उसके अंदर जब न्यूक्लियस आ गया तो वो भी डिवाइड हो रही है और डॉटर सेल्स का निर्माण हो रहा है। तो एक पेरेंट सेल से बड फॉर्मेशन के द्वारा डॉटर सेल्स बन रही हैं। तो ये भी मुकुलन। तो बच्चों आपने अभी पढ़ा था अलैंगिक प्रजनन के प्रकार में, हमने द्विविखंडन और मुकुलन का विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। अभी अलैंगिक प्रजनन के और प्रकार हैं, जैसे बीजाणु का बनना, खंडन, पुनर्जनन तथा कायिक प्रवर्धन। इसके भी फर्दर प्रकार हैं। तो इनका हम अब अपनी अगली क्लास में, जो अगले सेशन होगा उसमें विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अलैंगिक जनन के जो प्रकार चल रहे हैं इनमें से अभी ये और बचे हैं, इनको हम अपने एक सेशन में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।